में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल काव्यखंड, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आधुनिक काल में जो काव्यखंड था उसमें छायावाद पर कलावाद एवं अभिव्यंजना का प्रभाव, छायावाद में प्रभाव साम्य तथा प्रतीक कि छायावाद में किस प्रकार नए प्रतीकों का प्रयोग करके कविता बनाई गई, और छायावाद में प्रकृति चित्रण और स्त्री सौंदर्य के अंतर संबंध कि स्त्री सौंदर्य प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति का और स्त्री का सौंदर्य को उन्होंने समान दिखाया है, उसका वर्णन छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार किया है। तो आज के सत्र में हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है कि छायावाद पर कलावाद एवं अभिव्यंजनावाद का प्रभाव। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद। कल्पनावाद का अर्थ होता है छायावाद जो एक समय है उसमें कल्पनावाद कि किसी कल्पना को, किसी विचार को हम सोचकर उसमें कविता बनाई गई, और कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का प्रभाव ज्ञात तथा अज्ञात रूप में पड़ता है छायावाद की कविता पर। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा। यानी पहले क्या था, कविता भावों की अनुभूति थी, जिस प्रकार के व्यक्ति के मन में भाव होते थे वह उन भावों को अपनी कविता में व्यक्त करता था। पर छायावाद में कल्पना का विधान यानी विचार उसने कैसे बना ली, कल्पना की इस प्रकार की कोई वस्तु है, उसको उसने सोचा, उसके बारे में कविताएं लिखने लगे। कल्पना अधिकतर अप्रस्तुत की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही प्रयुक्त हुई। दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि व्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थ भूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक व कहीं लौकिक। प्रेम क्षेत्र कैसा हुआ छायावाद में, कहीं कहीं वह आध्यात्मिक हुआ, कहीं कहीं लौकिक। इस विषय पर कविताएं लिखी जाने लगीं। के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुश्राव, अश्रु प्रभाव इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। यानी छायावाद में कविताएं कैसी हुई, प्रेमिका की हाव भाव, अश्रु भाव, उन सभी उनके रंगीले वर्णनों को कर रहे थे। और जगत और जीवन, जो जीवन की जो समस्याएं हैं, संसार की, व्यक्ति की जो असली में जो परेशानी है, उसका सुख, उसका दुख, उन पक्षों पर कोई दृष्टि नहीं थी। उन सामाजिक समस्याओं को लेकर, देश प्रेम को लेकर इस प्रकार की कोई भी कविता छायावाद में नहीं रची गई। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद, गंधयुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को सब कुछ समझने लगे। यानी ऐसे ही साधारण भाषा का प्रयोग करने लगे और उसी भाषा को वह सब कुछ समझने लगे। लक्षण शक्ति के सहारे व्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी सी चली आ रही थी। यानी एक जो परंपरा चल रही थी उसी परंपरा को लेकर वह अपनी रचनाएं लिख रहे थे। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर कोफ काफ की परियों या विश्व के फरिश्ते की तरह उड़ाते हैं। यानी ऐसे ही वो कल्पना कर रहे थे कि स्वर्ग की जो परियां हैं उनके बारे में कविताएं करना, और जो विषय नहीं हैं समाज के, जीवन के संबंधित, उन पर बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं गया और वहाँ पर वैसी रचनाएं नहीं रची गईं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी, बादल, उषा, विकच, कालिका, पराग, सौरभ, स्मृत, आनंद, अधर, पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना वह आवश्यक समझते थे। यानी कैसा है, इंद्रधनुष को सुंदर समझ रहे हैं, कलिका, पराग, सौरभ, यानी
जो ऐसे विषय हैं उनको ही वह कविता में रोचक समझते हैं, उनको कविता में आना बहुत जरूरी है। कलावाद के प्रभाव की सीमाओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रस विरजना सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बरात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया, इससे काव्य के प्रकट स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर इसके प्रभाव स्वरूप वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया। छायावाद में प्रभाव साम्य तथा प्रतीक कि छायावाद में किस प्रकार के प्रभाव साम्य हुए। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का है। साम्य ने समानता, सादृश्य रूप या आकार का साम्य, सामधर्म गुण या क्रिया का साम्य और केवल शब्द साम्य। 2 भिन्न वस्तुओं को एक ही नाम। इनमें सादृश्य और सामदृश्य ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं बाहरी सादृश्य साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर प्रतीकवत सिंबलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद के स्थान या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात के स्थान पर संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता का क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली के स्वर इत्यादि। यानी क्या हुआ, यहाँ पर अनेक शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की विशेषता है। हिंदी काव्य परंपरा में अन्योक्त पद्धति का प्रचार तो रहा, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थी। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। यानी छायावाद में क्या रहा कि कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में हैं और रचनाएं कैसी थी, गीतों के रूप में। बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जाने लगीं और विशेषकर गीतों के रूप में। उनसे उनमें अनुवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, से सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बनाने वाली अत्यंत अपेक्षित और मनोभूमि है। प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। मनमाने आरोप मात्र जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र्य का कौतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद में प्रकृति चित्रण तथा स्त्री सौंदर्य के अंतर संबंध कि किस प्रकार प्रकृति का चित्रण भी किया इन्होंने और स्त्री सौंदर्य में अंतर संबंध स्थापित किया। ऐसा लगता है कि स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते। यानी छायावाद में कवि क्या है कि स्त्री की कल्पना उन्होंने प्रकृति से की है। स्त्री के जो अंग हैं, आपने कामायनी रचना का अगर अध्ययन किया है तो देखते हैं किस प्रकार उन्होंने एक स्त्री की वर्णन किया है वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार उर्वशी जो रचना है, तो स्त्री प्रकृति को उन्होंने प्रकृति की तारीफ भी की है, पर उसके साथ उन्होंने स्त्री के रूपों का, अंगों का वर्णन भी किया है।
पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है कि जहाँ पर सुंदरता का वर्णन है, क्या प्रकृति सुंदर नहीं है या जगत सुंदर नहीं है, पर वो स्त्री का ही वर्णन कर कर उसकी सुंदरता का बखान करते हैं। उषा सुंदरी के कपोलों की लाई, रजनी के रक्त जनित केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रु बिंदुता तो रूढ़ ही हो गए। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। प्रकृति के नाना व्यापार भी चुम्बन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अपना अलग अलग सौंदर्य भी है। वो कहते हैं कि प्रकृति में स्त्री तो सुंदर है ही, उसकी तारीफ, प्रकृति की तारीफ कर रहे हैं किसी रूप में, तो स्त्री को बीच में लाना आवश्यक है नहीं, जो एक प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। अब है कविता में, छायावादी कविता में रहस्यवाद कि किस प्रकार छायावादी कवियों ने छायावादी कविता में रहस्यवाद को अपनाया, उसका प्रयोग किया है। रहस्यवाद क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कविता के भीतर रहस्यवाद को एक अनिवार्य अंग माना है। छायावादी कवि रहस्यवाद को वह भारतीय काव्यधारा से अलगाते हैं। वह लिखते हैं कि अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और व्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहृदल कमल आदि की भावना के बीच में बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने से पहले उन्हें ऊपर कही गई बातों का आशय समझना चाहिए। यह कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले? योग रहस्य मार्ग, तंत्र रहस्य मार्ग, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रकृत भावभूमि और काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। भारतीय वाङ्मय में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखते हैं कि संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्मा और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुहा साधना, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिता और उपनिषदों को भी कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। शुक्ल जी छायावादी रहस्यवाद को कबीर के रहस्यवाद से जोड़ते हुए लिखते हैं कि कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और रूपियों के भावनात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हमें पहले दिखाए। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव हुआ। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है। यह और बात है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो कबीरदास जी हैं, उनकी रचनाओं में भी हमें रहस्यवाद, ज्ञानवाद और सूफियों का भावात्मक सभी कुछ हमें उनकी रचनाओं में दिखता है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा हुआ न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद, सिंबलिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली
और अभिव्यंजनावाद की उक्त विशेषताएं छायावाद काव्य की विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। वह छायावादी कविता जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की वो कहते हैं कि छायावाद की कविता क्या थी, जो व्यक्ति परेशान है, बेचैन है, उनका मन बहलाती और जीवन की सच्चाई से उनको अवगत नहीं कराती। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। उसके लिए उसे अपनी चपलता, भाव भंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतिक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी है। इस ऊंचे नीचे मरुन पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। कि छायावाद में कविताएं कैसी थी कि प्रकृति की तारीफ हो रही है, वहाँ पर भी उसको स्त्री के साथ जोड़ा है। रहस्यवाद है, वहाँ पर भी उनको उसमें प्रेम व्यंजना दिखाई दे रही है। जीवन के जो असलियत है, सच्चाई है, जीवन जगत की जो व्यक्ति की मार्मिकता है, उसको कविता में वर्णित उन्होंने नहीं किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।